अभी पता मैं इसलिए लेट हो गया तुमको वो भेजने में, मुझे लग रहा था आज लैपटॉप गया, पता नहीं चल ही नहीं रहा था, वो ब्राउज़र नहीं चल रहा था उसका। फिर मैंने वो कुछ स्विच ऑफ किया, फिर अपने आप पता नहीं अपडेट होने लगा। मैंने कहा आज का क्लास तो गया, लेकिन ठीक हो गया, तो मैं थोड़ा फिर दुखी हो गया, मतलब मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है, अपन सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। तो पता क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जनरली लिथियम का ज्यादा होता है सोडियम से, सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से, एंड सो ऑन, सीज़ियम, वो सभी डिसॉल्व होते हैं। अल्कली मेटल भी डिसॉल्व होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी डिसॉल्व होते हैं, लेकिन अपन फोकस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, वहां कुछ होगा तो अपन वहां देख लेंगे। अभी व्हाट हैपेंस ना कि अगर अमोनियम इनको डिसॉल्व करेंगे तो अपन लिखेंगे व्हेन अल्कली मेटल्स dissolves in liquid ammonia, they give blue color solution, blue color solution which is paramagnetic, ब्लू कलर सोल्यूशन होगा और वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन, जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूं, अपने पास सोडियम है, मैंने सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व, रादर देन राइटिंग ना ऐसे वर्ड्स में, अपन समझे तो ज्यादा अच्छा होगा कि उसको ना आप समझा दो क्या हो रहा है। तो सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम आयन बना लेगा, ठीक है ना, ये सोडियम आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, अभी व्हाट विल हैपन, ये सोडियम आयन इट विल बी सॉल्वेटेड बाय, भाई सोडियम पानी से तो रिएक्ट करता है, अगर वाटर होता तो इसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये अपन इसमें रिजॉल्व करते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाफ H2 बनता था, ये रिएक्शन होता है। लेकिन अमोनिया से वो रिएक्ट नहीं करता है, अमोनिया से वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सोडियम आयन बनेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इट इज सॉल्वेटेड बाय नाइट्रोजन, इसका पॉजिटिव चार्ज इज सॉल्वेटेड बाय नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से सॉल्वेट हो जाएगा, द पॉजिटिव चार्ज इज सॉल्वेटेड बाय नाइट्रोजन, डेल्टा नेगेटिव। सो सोडियम आयन इज सॉल्वेटेड, ये सॉल्वेटेड सोडियम आयन, सॉल्वेटेड सोडियम आयन। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज सॉल्वेटेड बाय अमोनिया, दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सॉल्वेटेड बाय अमोनिया, उसमें भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो सॉल्वेट करेगा, इट इज सॉल्वेटेड बाय अमोनिया। तो अपन कहेंगे भाई इधर अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया में क्या हो रहा है ना, वहां पर डेल्टा पॉजिटिव भी है और डेल्टा नेगेटिव भी है, दोनों ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो वो इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ना मिलियंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, ऐसे मिलियंस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ऐसे, तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड, दिस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ना, इसको अपन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब होगा क्या, राइट, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सब लिखेंगे, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, एनी मेटल है। सो मेटल को जब अपन लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल हैव, ये सॉल्वेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वी नो दैट। अगर वाटर होता तो अपन हाइड्रेशन बोलते, वाटर नहीं है, दूसरा लिक्विड है, इसलिए अपन उसे सॉल्वेशन बोल रहे हैं। सॉल्वेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, तो इसका मतलब है सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी लिक्विड अमोनिया में बढ़ेगी, मतलब सोडियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन लिक्विड अमोनिया। भाई अगर सिर्फ सोडियम होता और सोडियम में लिक्विड अमोनिया होता, तो दोनों ही केस में अपन कहते हैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया है, तो बताओ किस केस में ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो अपन कहेंगे इसमें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देना ही देना है, एनर्जी यूज होगी बस। लेकिन इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद सॉल्वेशन भी होगा, तो सॉल्वेशन इज एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी भाई इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जब उसका सॉल्वेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी।
सो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब सोडियम मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन लिक्विड अमोनिया। तो एक पॉइंट मेरे पास आया, ये पॉइंट्स अपन को चाहिए। मेटल्स आर, मतलब अल्कली मेटल्स हैं, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन लिक्विड। एक बात, दूसरी बात है कि द ब्लू कलर इज ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन सॉल्वेशन होगा तो इसके इंटरेक्शन से जब अपन इसको व्हाइट लाइट इस पर फॉल होगा तो बाकी लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बाकी लाइट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उससे एक्साइट नहीं हो पाएगा हायर शेल्स में। तो कौन से लाइट से बाकी लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे टू सो द कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में जाए। वो सोडियम से ऐसे निकलने के बाद ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा अगर लाइट में, तो उसके इसको हटने के बाद एक्साइट करेगा ना लाइट में। तो इस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन से ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जो कलर इमिट होता है वो कौन सा कलर इमिट होता है? ब्लू कलर। तो हम कौन सा कलर बताएंगे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का? दैट इज द ब्लू कलर। तो it is blue color is due to the solvation of electron in the visible region। obvious सी बात है, जो दिख रहा है वो visible region नहीं होगा। तो हमसे अगर पूछेंगे why it gives a blue color, it is because of the solvation of electrons। so due to the solvation of electrons, other light जो होगा वो easily absorb हो जाएगा, बाकी ब्लू लाइट जो होगा वो emit करेगा। तो वैसे भी मतलब हमको पता था कि भाई देखो सोडियम जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजेक्ट करने के लिए मुझे कौन से लाइट यूज करने पड़ेंगे? लार्जर वेवलेंथ के। तो कौन सा लाइट मतलब इमिट करेगा? शॉर्टर वेवलेंथ। तो ब्लू कलर आप इमिट करवा रहे हैं ना, तो ब्लू कलर इमिट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे अपन ने कहा। सो सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। व्हाई इट इज सो? अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो कंडक्टिविटी होगा ना, सोल्यूशन का कंडक्टिविटी। सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशंस। तो सोल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ेगा ड्यू टू दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। On increasing the concentration of metal, there is formation of clusters, metal clusters। there is a formation of metal clusters, मतलब वो एक ऐसे थिक क्लस्टर्स टाइप बना लेंगे एक जगह, मेटल क्लस्टर्स बना लेंगे। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन मेटल क्लस्टर्स बनेंगे उसमें। सो सॉल्यूशन टर्न्स इनटू कॉपर कलर। मेटल क्लस्टर्स की वजह से उसमें कॉपर कलर आ जाएगा, मतलब ऐसे थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, आप ये बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। सो कॉपर कलर, कॉपर कलर। अब एक बात है, जैसे जैसे अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ठीक है, क्लस्टर्स बढ़ने की वजह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कम रहे होंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, मेटल अगर अपन डिसॉल्व करेंगे तो मेटल आयन तो बढ़ेगा। तो क्लस्टर फॉर्मेशन से क्या होगा कि भाई कॉपर टर्न हो गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ, राइट ना, वो मेटल के क्लस्टर्स बनने से। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस, conductivity increases,
ड्यू टू इंक्रीज इन आइंस, increase in ions. So number of electrical conductance तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आइंस बढ़ेंगे सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फिर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे डिक्रीज हो गया? क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटल क्लस्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट पेयरिंग। जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे? पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहे होंगे तो वो दूर दूर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लस्टर्स बनाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़े, नो डाउट, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो उनमें पेयरिंग शुरू होगी, और पेयरिंग शुरू होगी तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीजेस ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगा। अब बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये मेटल में कुछ इंप्योरिटी है, अब मैं इसको फोर्थ पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने एक एक पॉइंट को अलग अलग लिखा, मैंने थ्योरी नहीं लिखा पूरा, कि मुझे हर एक पॉइंट क्लियरली पता होना चाहिए क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, फोर्थ पॉइंट, इफ मेटल हैज इंप्योरिटी लाइक, या तो आप इंप्योरिटी कर दो उसे, क्योंकि कभी कभी मेटल में इंप्योरिटी होता है, Fe या फिर प्लैटिनम, इस टाइप से इंप्योरिटी है। देन द सॉल्यूशन डिकम्पोज टू फॉर्म, सॉल्यूशन डिकम्पोज, वो सॉल्यूशन क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर सॉल्यूशन क्या करेगा? अगर ये इंप्योरिटीज है तो सोडियम इन अमोनिया जो होगा ना, लिक्विड अमोनिया, अगर मेरे पास Fe या प्लैटिनम है, दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कभी कभी उसको इंप्योरिटी भी लिखते हैं, हो सकता है उसमें इंप्योरिटी हो और वही कैटलिस्ट होते हैं, तो अपन कहेंगे उसमें फिर ये NaNH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा और ये बनेगा दैट इज ब्रोंज कलर। जैसे ब्रोंज का कलर होता है वैसे कलर बन जाएगा, फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोंज कलर में कन्वर्ट होगा। अब अपन कहेंगे कि भाई अगर इंप्योरिटी होगा तो एक और पार्ट होगा, अपन ने यहां पर कॉपर कलर लिखा था ना, एक मिनट, अगर इंप्योरिटी होगा तो वहां भी बन सकता है, वो इंप्योरिटी पे डिपेंड करेगा। रुको, फिर कहां पर लिखा था? ट्रांस कॉपर कलर। तो एंड ब्रॉन्ज कलर इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, Fe और Pt। और अगर हम इसको सॉल्यूशन को, इसको भी अगर अपन हीट करेंगे तो भी ये क्या कर लेगा, मतलब मेटल क्लस्टर्स के बनने से, या एक मिनट रुको, अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको मत मॉडिफाई करो, इसको मत मॉडिफाई करो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, अलग लिखेंगे अपन। हाँ, इसको पहले सॉलिड मेटल क्लस्टर्स के फॉर्मेशन की वजह से ना वो ब्रोंज कलर आएगा, क्लस्टर के फॉर्मेशन की वजह से। ब्रोंज कलर, ये सही तो लिखा था मैंने, वैसे ही लिखा, कॉपर कलर लिखते हैं ना। आई एम सॉरी है, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब अगर तो अपन को साफ साफ पता तो रहेगा, सीधी सीधी बात है भाई। अगर इंप्योरिटी की बात ही नहीं की तो सीधा लिखा तो है आपने कॉपर कलर, क्यों फालतू में परेशान होगा? हाँ, अगर इंप्योरिटी होगा तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हमें वहां पर कॉपर कलर, ब्रोंज कलर बताना। अब बिल्कुल टेंशन मत लो।
भाई अगर उन्होंने यहाँ पर इम्प्योरिटी की बात की तो हम खुद ही बता देंगे कि उसमें इम्प्योरिटी है, तो कॉपर कलर क्या करेगा, इम्प्योरिटी होने की वजह से वो अमाइड बना देगा। अगर इम्प्योरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू में तो ब्लू कलर बनेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉपर कलर में आ जाएगा, और अगर इम्प्योरिटी भी है तो वो कॉपर कलर ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। खत्म बात। हमको समझ में आ, मैं सोच रहा था कुछ और शॉर्टकट ऐसे कुछ करें अपन, नहीं है कोई शॉर्टकट, अपन तो ऐसे बता देते हैं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ब्रॉन्ज कलर ये हो गया भाई अपने पास, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। सो ये चीजें सारे के सारे अपन से पूछ सकते हैं। अब इसमें एक जगह बस अपन को ध्यान रखना है कि अगर इसकी जगह वो नोट करके लिखना पड़ेगा अपन को, नीचे दिख रहा है ना, नोट करके लिखना है अपन को। नोट करके लिखेंगे तो अपन जब लिथियम को रिएक्ट करेंगे ना अमोनिया के साथ, तो इसमें भी ब्लू कलर बनेगा भाई, सारा ही मेटल, ऑल मेटल था। और फिर उसके बाद अपन लिखेंगे जब लिथियम की जगह अगर लिथियम को प्लैटिनम या Fe के साथ हीट करेंगे ना, तो इट विल फॉर्म Li2NH, दिस इज लिथियम इमाइड, ये लिथियम इमाइड बनेगा। व्हाट इट विल बी फॉर्म, लिथियम इमाइड विल बी फॉर्म। कोई डाउट है? नहीं। ये क्या बोल रहा है सर, आज 6 बजे अपना पीटीएम है? कौन सा पीटीएम? सर स्कूल वालों ने रखा है सर, डीएवी वालों ने रखा है सर। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग ना मुझे बिल्कुल परेशान करके रख दोगे सर। हमने सर चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं कर लूंगा, है ना। अच्छा ऑफलाइन कैंसिलेशन के लिए, ठीक है अपन देख लेंगे बेटा, कोई बात। तो 6 बजे तुम मुझे बता देना कि अब हमारा पेटीएम है वो 6 बजे के आसपास, तो अपन बंद कर लेंगे क्लास, तो मुझे बता देना बस। ये मुझे मेटल एंड लिक्विड अमोनिया बताना था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात से आते हैं, तो अपन ध्यान रखेंगे। ये लिथियम इमाइड लिखा हुआ है, ये सोडियम अमाइड लिखा हुआ है, आप दोनों नाम लिख लो। ये सोडियम अमाइड है और वो लिथियम इमाइड है, IMIDE, इमाइड है, तो आप दोनों लिख लीजिए, ठीक है ना। ये था मेरे पास मेटल लिक्विड अमोनिया, और ये अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद अपन लिख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये तो एक तो यही दिख रहा है अपन को, मैं फटाफट थोड़ा सा उसमें लिख देता हूं, है ना। दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ऑफ लिथियम। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होता है ना, लिथियम से लेके पूरा नहीं आता, और जो लास्ट पीरियड के एलिमेंट होंगे, सीजियम से लेके अपन रेड आता, Li3n नहीं है, वो Li2n है, लिथियम इमाइड। Li3 कैसे हो सकता है, 3 हाइड्रोजन थे ना, 2 रिप्लेस करते, Li2NH। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई, एनोमलस बिहेवियर हमको हमेशा पढ़ना होगा, एनोमलस बिहेवियर हमको हमेशा पढ़ना होगा। अब मैं ना चैट बंद ही कर देता हूँ यार, तुम लोगों ने बार बार पूछते हो मुझे, फिर चैट पढ़ना होता है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला अभी। वो इमाइड लिखा है, बोलते रहा हूँ बार बार, इमाइड लिखा था, और ये सोडियम अमाइड है, वरना तुम लोग फिर बीच बीच में ऐसे गड़बड़ करोगे ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है ना, मतलब हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट होगी। हर एक ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होगा देन द अदर एलिमेंट। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, सोडियम इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट फॉर अल्कली मेटल, नॉट द लिथियम। ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में।
कि सोडियम इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। द रीजन इज इनकी प्रॉपर्टी बाकी सबसे उसी ग्रुप में डिफरेंट इसलिए होती हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। मेन पार्ट तो होता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर लो मेटल की होगी, बट आगे जाएंगे तो अपन को नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होगा, बाकी सबके कंपैरिजन में उसकी ज्यादा ही होगी। ये बाकी सब पे मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स। अब मैं सभी ग्रुप में पढ़ाऊंगा ये पार्ट आपको कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट बाकी से क्यों है। दिस इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हर बार यही बोलेंगे अपन, तो मैं बार बार नहीं लिखवाने वाला हर एक ग्रुप में, मैं तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट बताऊंगा आप सीधे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऐसे बताऊंगा। रीजन क्या है वो यही होगा सभी के लिए, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होते लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। इसलिए अपन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिथियम नहीं होता अल्कली मेटल का, इट इज सोडियम। सो हर बार अपन लिख लेंगे यहां पर ड्यू टू 1 एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सेकंड स्मॉल साइज, थर्ड ये, फोर्थ ये, हर बार लिखेंगे ये, तो अपन को बार बार पता होगा। अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा व्हाई द एनोमलस बिहेवियर इज देयर। एनोमलस बिहेवियर मतलब अब बताओ भाई डिफरेंट बिहेवियर कैसे है लिथियम का बाकी सबसे, तो वो लिखो। अब उसको ना मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तुम लोग क्या करना है स्कूल में थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लेना। वो स्कूल में थोड़ा मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि अपन को ज्यादा लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर ज्यादा याद भी करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट में आपको, अब वैसे तो लिथियम का काफी कुछ डिफरेंट बिहेवियर तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कुछ कुछ पार्ट में क्या करूंगा लिख देता हूं उसमें। सो देखो बाकी के कंपैरिजन में लिथियम जो होता है ना, अपने डेंसिटी पढ़ा था टॉप टू बॉटम क्या होता रहता है, कम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का बहुत ज्यादा होता है। सो लिथियम इज हार्ड, कॉमा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। ये अपन ने लिखा हुआ है पहले जब अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। सो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। उसका रीजन क्या था, हाइड्रेशन। इट कैन फॉर्म अब अपन को पता है लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी सब नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। आप इस पॉइंट को अलग अलग लिखना, मैंने तो एक साथ इसलिए मर्ज कर दिया कि यार नंबर ऑफ पॉइंट्स कम ही रखते हैं, मैं तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। इट कैन फॉर्म ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म नाइट्राइड, बाकी कोई नहीं बना सकता। दिस इज लिथियम नाइट्राइड, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज लिथियम नाइट्राइड। थर्ड पॉइंट वी कैन राइट दैट, वैसे तो अपन को पता है लिथियम क्लोराइड जो होता है, लिथियम क्लोराइड इज डेलिसिक्वेंट। डेलिसिक्वेंट मतलब वाटर को एब्सॉर्ब करता है, LiCl.2H2 बनाता है, बाकी नहीं बनाते। मैंने आपको बताया था ये एयर कंडीशन में यूज होता है एज अ मॉइस्चर एब्जॉर्बर, लिथियम क्लोराइड मैंने आपको बता रखा है, राइट ना। तो बाकी कोई नहीं बना सकता, सो ओनली लिथियम क्लोराइड, है ना। बाकी लिथियम क्लोराइड बाकी नहीं बना सकते ना, तो उसमें फिर उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि बाकी नहीं बना सकते हैं वो भी लिखे पर, राइट। फिर अपन को पता है लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल, बाकी सब स्टेबल नहीं होते, ये वाटर में भी हाइड्रेशन की वजह से डिसॉल्व होता है। बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ
लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम नाइट्रेट। मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए इनको, अपन सबको पता है लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी कोई अल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, ऑल आर थर्मली स्टेबल। बाकी कोई कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं होता। लिथियम नाइट्रेट विल डिकम्पोज टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, जबकि सोडियम पोटेशियम क्या करेंगे, नाइट्रेट नाइट्राइट बनाते हैं। अगेन इट इज अ डिफरेंट बिहेवियर। आप इसमें अपने आप ही काफी सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए और अपने आप उसे समझो। अगर नहीं समझ पाते हो तो आप लिखो उधर जो मैं बता रहा हूं आपको। राइट? अब लिथियम में अपन कहेंगे फ्लोराइड फॉस्फेट कार्बोनेट ऑफ LiR स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब मुश्किल से डिसॉल्व होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अदर्स आर हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, बाकी सब हाईली सॉल्युबल होता है, बट लिथियम के फ्लोराइड और ये कम सॉल्युबल होता है। ये मैक्सिमम स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाई लेटिस एनर्जी, सही छोटा है ना। लिथियम हाइड्राइड इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ लेटिस एनर्जी। राइट? अब इनको तो आप अलग अलग बोल सकते हो, ऐसे फ्लोराइड का अलग लिख दो, स्कूल में जो अपन को लिखना है ना काफी इलेबोरेट करेंगे, तो इतना सारा अपने पास है। लिथियम इज अ हार्ड मेटल, देन अदर्स आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद द नाइफ। आप सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हो, सबको बाकी सबको नाइफ से कट कर सकते हो। राइट? ठीक है, तो अपन नाइफ से कट कर सकते हैं ऐसे। फिर अपन कहेंगे भाई सिक्स्थ में वी कैन राइट दैट लिथियम बाइकार्बोनेट is liquid, whereas others are solid. Others are solid. फिर lithium with NH3 on heating form imide, बाकी सब अमाइड बनाते हैं, ये लिथियम इमाइड बनाता है, लिथियम अमाइड एंड लिथियम इमाइड। ठीक है? राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं, दिस इज एनामोलस बिहेवियर, दैट इज अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब एक छोटा सा पार्ट अपन और लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। इस टाइप के वर्ड्स मैंने डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह ना पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े अपन ने, भी एक बार फिर देख लेते हैं, अच्छा ही अपने लिए तो रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? तो अपन को पता है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में होता है डायगोनल रिलेशनशिप, और वो भी कुछ एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड, बस यहीं पर होता है डायगोनल रिलेशनशिप। राइट? तो लिथियम में बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, तो फर्स्ट थ्री एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड कैन शो द डायगोनल रिलेशनशिप। बस सोडियम, मैग्नीशियम, इधर अपन एल्यूमिनियम और इधर सिलिका, इधर इधर और इधर। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो इसकी भी पता है, इसकी पता है तो इसकी भी पता है, अगर आपको ये पता है तो ये भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है, दोनों एक जैसे बिहेव करता है, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, अब इनके साइज भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, और इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, लेकिन उनकी चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो अपन लिखते हैं ऐसे कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप में दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। सो अगर मैं डिक्टेट करूंगा तो चलेगा, क्योंकि इनमें साइज में भी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। ये 152 पिकोमीटर्स है और ये 160 पिकोमीटर्स है,
द रेडियस साइज ऑफ राइट ना। चलो भाई मैं डिक्टेट कर देता हूं तो और भी अच्छा रहेगा ना, क्योंकि फिर वो क्यों इतना सारा मैं थ्योरी लिखूंगा। मैं बोलता हूं है, इट इज ड्यू टू द सिमिलैरिटीज, इट इज ड्यू टू द सिमिलैरिटीज। पहले लिख लो, फिर आप अगर जरूरत पड़े तो उसको बाद में लिख लेना, पहले लिख लो। इट इज ड्यू टू द सिमिलैरिटीज in ionic sizes. It is due to the similarities and ionic sizes. It is due to the similarities in ionic sizes and जो चार्ज है इन पर, charge by radius ratio, due to the ionic sizes and the charge by radius ratio, उसकी वजह से इनमें similarities आती हैं of the elements। मतलब सभी के लिए मैं कॉमन लिख रहा हूं, why it is so, it is due to the similarities, why the diagonal relationship is there, so it is due to the similarity in the ionic sizes and the charge by radius ratio of the elements। अब रेडियस ऑफ ये तो अपन को दिख ही रहा है कि भाई ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। द रेडियस ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 152 पिकोमीटर्स एंड द मैग्नीशियम इज 160 पिकोमीटर्स। आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम is 76 picometers and ionic radius of magnesium is 70 picometers। वो भी ऑलमोस्ट एक जैसा तो है, मतलब वो भी ऑलमोस्ट अपन एक जैसा बता सकते हैं। 76 क्या 72 होता है ये। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के आयनिक रेडियस में। So it is due to the similarities in the ionic sizes and the charge by radius ratio of the elements। Radius of lithium is 152, वो तो लिखा हुआ है, और radius of magnesium is 160 picometers। Ionic radius of lithium is 76 picometers and the magnesium is 72 picometers। और अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू होता है 1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम होता है 1.2। This is the electronegativity values, मतलब their electronegativity values are also almost equal। ठीक है, whereas their polarizing power, मतलब दोनों ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेंगे पोलराइजेशन में, whereas their polarizing power is nearly same, is nearly same। अब नियरली सेम लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, अब ज्यादा चार्ज होता है तो ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर बताना ही होता है अपन को, अपन इसलिए नियरली सेम की बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे कि भाई ठीक है, अब इनकी जरा सिमिलरिटीज भी बता दो कि हम क्या क्या कहें, कि भाई वो अलग कैसे, मतलब ये अलग कैसे, ये इसके जैसे कैसे बिहेव कर रहा है। जब तो अपन लिखेंगे दोनों ही अपने ग्रुप में हार्डेस्ट हैं, बोथ आर हार्डेस्ट इन देयर ग्रुप। अच्छा, वो तो आपने पहले लिखा था, लिथियम इज हार्ड। दूसरा पॉइंट लिखूंगा मैं, अब अपन को एक बात पता है, LiCl, LiBr, LiI मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। सो बोथ LiCl and MgCl2 are more soluble in ethanol, in ethanol, that is the organic solvent, और वाटर में लेस soluble है, and are so more soluble in ethanol, मतलब they are less soluble in water। तो solubility तो अपन वाटर में ही बताते हैं। मोर soluble in ethanol का मतलब है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब दे आर मोर कोवेलेंट एंड आर डेलिसिक्वेंट। दे फॉर्म डेलिसिक्वेंट होता है तो दे फॉर्म, भाई दोनों हाइड्रेट फॉर्म बनाते हैं ना, LiCl.2H2O एंड MgCl2.8H2O बनाता है।
MgCl2.H2O, दोनों ही बनाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। दे आर क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, इसको अपन कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो होता है ना डॉट करके अपन वाटर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ना, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखता है अपन को। अगर अपन इसको हीट करके इसको हटा दें तो फिर ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसका क्रिस्टल नेचर हाई वाटर की वजह से, वो वाटर के बॉन्डिंग की वजह से, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, इसलिए अपन उनको क्रिस्टलाइन हाइड्रेट बोलता है, राइट। अब अपन लिखेंगे, देखो भाई, बोथ आर वीक बेसिस, लिथियम हाइड्रोक्साइड लिखो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखो, क्योंकि बेरिलियम तो एम्फोटेरिक होता है, तो अपने ग्रुप के वीकेस्ट बेस वही होते हैं, बेस। बोथ आर वीक बेसिस, बोथ फॉर्म ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड वगैरह नहीं बनाते, ऑक्साइड्स। बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, मैग्नीशियम नाइट्रेट इज अ व्हाइट पाउडर, उसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, both form oxides, both form nitrides, they are weak bases, etc. Right? Or both decompose, carbonates, nitrates, or for both of both decompose in similar manner, in similar way. फिर आप लिख सकते हैं दोनों के बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना, वो लिक्विड्स होते हैं। तो लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे बाइकार्बोनेट लिक्विड होते हैं। सो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिक्विड है, इसलिए लिथियम भी लिक्विड है। वरना अल्कली मेटल के सारे बाइकार्बोनेट सॉलिड होते हैं, सिर्फ लिथियम ही लिक्विड होता है। वो रीजन होता है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे बाइकार्बोनेट लिक्विड होते हैं, मतलब जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा, ये लिखा हुआ। लिथियम बाकी सबसे मतलब डिफरेंट बिहेवियर नेचर से, तो इसलिए अपन ने लिखा एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, वो भी है, बट जो मैग्नीशियम करेगा वो ये करेगा, जो एल्यूमिनियम करेगा वो बेरिलियम करेगा। दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चार्ज बाय रेडियस, उनका आयनिक साइज एक जैसा होता है ऑलमोस्ट, और उनका चार्ज बाय रेडियस साइज जो होता है वो उनका एक जैसा होता है ऑलमोस्ट, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी। डिसिमिलरिटीज होता तो अपन ये लिखाता है, ये 2 ही वाटर ले सकते हैं या 8 वाटर ले सकते हैं, राइट? ऐसे बता सकते हैं अपन कुछ। लिथियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, MgSO4 इज नॉट वाटर सॉल्युबल। तो ये अपना मतलब डायगोनल रिलेशनशिप है भाई, मैंने काफी आपको मतलब प्रॉपर्टीज बताए। अब अपन थोड़ा सा लिखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। मैं थोड़ा सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखना चाहता हूँ। सॉल्युबिलिटी है, मैं एक साथ लिखना चाहता था, इसलिए मैंने अब तक कोई भी सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की। पता मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की कोई बात नहीं की अब तक, क्योंकि अपन चाहते थे एक ही साथ लिख देंगे सारी सॉल्युबिलिटीज, ताकि वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी होगा। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, अपन कहेंगे भाई देखो, एक पॉइंट अपन ऐसे लिखेंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सलेट। अब कुछ बचा भी है क्या? मतलब ऐसे लिखते ही जाओगे। Their solubility increases from top to bottom.
their solubility increases from top to bottom. Solubility. So the solubility increases from top to bottom. Top to bottom. So maximum soluble कौन होगा? Cesium, क्योंकि उसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो पानी में वो इजीली दे देगा इन सबको आयंस। Solubility increases from top to bottom for all these. ठीक है भाई, फिर तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। Solubility के लिए हमारे लिए काफी अच्छा हो गया फिर तो, ये सारे के सारे मुझे पता चल गया कैसे करना है मुझे। और इन सब में मोस्टली जो होता है ना, ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एनाइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन। अब अपन कहते हैं भाई हाइड्रोक्साइड है, जैसे हाइड्रोक्साइड है अपने पास, तो हाइड्रोक्साइड में तो एक ही चार्ज है। अगर हाइड्रोक्साइड में एक ही चार्ज होगा तो उसके हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करेंगे, उसमें अपन कहेंगे भाई आयनिक कैरेक्टर मतलब लो लैटिस एनर्जी, इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक ना? एक मिनट, पीडीएस सर पे फोन आया था, देखते हैं क्या है बाद में अलग से। तो अपन बात करेंगे एक तो सॉल्युबिलिटी में ये बात कि भाई इनमें ना, जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई OH माइनस साइड में भी क्या हाइड्रोलिसिस होगा क्या? इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये छोटा साइज है इसलिए हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसमें चार्ज ज्यादा है इसलिए हाइड्रोलिसिस उनका ज्यादा होगा, राइट ना? तो मोस्टली जो ये वाले पार्ट होते हैं ना, इनके हाइड्रोलिसिस की वजह से ही उनका, इसको छोड़ के बाकी सब में तो वही रीजन है हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। तो ठीक है, अपन को पता है, वैसे भी आपने बता रखा है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ऑब्वियसली बात है, उसकी OH देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है ना? तो अपन वो बता सकते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी में अब क्या होता है कि बाकी जैसे अब अपन ने फ्लोराइड तो लिखा, इवन वी से दैट कि भाई कार्बोनेट और फ्लोराइड की तो रैपिडली इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम। फ्लोराइड और कार्बोनेट का solubility तो rapidly increase होता है from top to bottom. It is due to the hydrolysis of carbonate and the fluorides. लिखा अपन ने due to the hydrolysis of ions. अपन क्या करेंगे नेक्स्ट? वी कैन राइट दैट। अब अपन बात करेंगे हैलाइड्स की। अब हैलाइड में प्रॉब्लम ये आता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं आता हैलाइड्स में, वो प्रॉब्लम आता है हैलाइड्स। तो अपन क्या करेंगे भाई, फिर तो हैलाइड्स में अपन को याद ही रखना पड़ेगा, या तो अपन से पूछेंगे वो कि सबसे ज्यादा कौन सा है या सबसे कम कौन सा है, ऐसे ही पूछ सकते हो आप। तो अगर अपन चेक करेंगे हैलाइड्स में तो इट इज लाइक दिस। अपन क्लोराइड्स की बात करें तो क्लोराइड में ऑब्वियसली बात है सीजियम क्लोराइड ज्यादा होना चाहिए रुबिडियम क्लोराइड से। रुबिडियम क्लोराइड को ज्यादा होना चाहिए पोटेशियम क्लोराइड से। अब पोटेशियम क्लोराइड को ज्यादा होना चाहिए, तो अब यहां पर क्या होता है ना, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, वो हाइड्रेशन की वजह से। अब लिथियम क्लोराइड ज्यादा है सोडियम क्लोराइड से, और सोडियम क्लोराइड ज्यादा है पोटेशियम क्लोराइड से। मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर कॉमन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस नहीं है वहां पर। देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, वहां पर एक रेगुलर वेरिएशन नहीं आता। सबसे ज्यादा सीजियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड। इट इज लाइक दिस। तो देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन इन solubility of halides. मोस्टली अपन से क्लोराइड पूछते हैं, तो इनको वैल्यूज को जो मैंने लिखा हुआ है वो वैल्यूज है कि भाई 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में वाटर का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml लेंगे अपन, तो 1 ग्राम मतलब 100 ग्राम पर ml में कितना ज्यादा, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा, राइट ना? दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, ये अपन को याद ही करना पड़ेगा। ये अपन कहेंगे भाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को याद कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। बट बाकी दोनों तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, पानी में डालेंगे तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Cl नेगेटिव और सीजियम पॉजिटिव,
होना तो चाहिए ये कि भाई इसके बाद पोटेशियम आना चाहिए, फिर सोडियम और फिर लिथियम, लेकिन लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होता है। फिर अगर अपन बात करेंगे भाई ब्रोमाइड्स की, तो अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमाइड्स में और अलग ऑर्डर आ रहा है, तो ब्रोमाइड में भी अलग ऑर्डर आएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ब्रोमाइड में अगर अलग ऑर्डर आएगा तो इसमें ब्रोमाइड्स की बात। अब ब्रोमाइड में अपन क्या करेंगे, इसमें लिथियम ज्यादा है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम। मतलब ब्रोमाइड में लिखूंगा तो इन दोनों के पोजीशंस तुम देखोगे ना, इधर और इधर पोजीशंस ये चेंज हो जाते हैं। अब ये तो सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। अब मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा उतना ज्यादा अपने लिए ठीक नहीं रहेगा। वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बता रहा हूं। तो अपन से क्या पूछेंगे, मिनिमम सॉल्युबिलिटी बता दो भाई किसी, या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बता दो ब्रोमाइड में किसी, तो देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन। तो फिर अपन ज्यादा कुछ उसमें डिस्कस भी नहीं करते हैं, अपन तो देख लेंगे भाई मैक्सिमम और मिनिमम पूछेंगे। क्लोराइड में सीजियम की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है और ब्रोमाइड में लिथियम की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, अपन उस टाइप से ही बता देंगे। अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना, जैसे अपन चेक करेंगे कि अब अगर आयोडाइड्स की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडाइड्स, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडाइड्स में सोडियम के बाद लिथियम आता है और लिथियम के बाद रुबिडियम आता है, और रुबिडियम के बाद फिर पोटेशियम आता है, और पोटेशियम के बाद सीजियम आता है, वो सबसे कम। अगेन ड्यू टू द साइज, तो अपन ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्डर इज लाइक दिस। जो आयोडाइड्स का होता है वही नाइट्रेट्स का भी होता है, जो आयोडाइड्स का होता है वही नाइट्रेट्स का भी होता है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें कोई रेगुलर, अब तुम एक बार देखो, क्लोराइड सीजियम है, ब्रोमाइड लिथियम है, आयोडाइड सोडियम है, तो भाई इधर तो सारे के सारे अलग अलग होता है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब ये तो स्मॉल साइज की वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा है, इसलिए लिथियम तो आसपास ही रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन वैल्यू, वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए। लेकिन अपन कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, अपन तो सीधा सीधा लिखेंगे भाई अगर ब्रोमाइड कहेंगे तो सबसे ज्यादा लिथियम है, आयोडाइड कहेंगे तो सबसे ज्यादा सोडियम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और अब आगे मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, पता क्यों, उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री आ रही। रीजन ये है, मान लो अपन ऐसे लिखते हैं, यही वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। अगर यही इनसॉल्युबल है तो बाकी सब, मतलब ये सारे के सारे आयोडाइड वाटर इनसॉल्युबल बताने हमें, बिल्कुल। भाई आपने देखो हैलाइड्स में लिखवाया हुआ है आपने, लिथियम फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल, फिर उसके बाद क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वहां पर आप वाटर इनसॉल्युबल बताने वाले हैं। अभी तो लिखा आपने मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। तो अपन ने तो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई किसका क्या है, हमें तो ये पता है कि आप रिलेटिवली बात कर रहे हो सिर्फ अल्कली आयोडाइड की, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है। हमसे ये पूछा जाएगा अल्कली आयोडाइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन, बताओ। आयोडाइड में अगर सॉल्युबिलिटी बताना है वो हो या ना हो, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा है, दैट इज व्हाट। इसलिए हैलाइड्स में ज्यादा क्वेश्चन अपन से पूछते नहीं, क्वेश्चन अपन से इसलिए पूछते हैं सॉल्युबिलिटी। इसलिए मैंने वहां पर हैलोजेंस की सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की थी, अपन तो एक साथ सारे सॉल्युबिलिटी देख लिए। अब हमें फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी पूछ लो, सल्फेट कार्बोनेट सब एक साथ दे देने को, टॉप टू बॉटम एंट्रीज होने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। हैलाइड्स में थोड़ा सा अपन को चेक करना पड़ेगा। राइट, ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट अपना खत्म हो गया। अब अपन कंपाउंड्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से पढ़ने हैं अपन, तो एक तो पढ़ना होता है अपन को सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट क्या लिखते हैं अपन,
10H2O, that is washing soda. Na2CO3 डॉट 10H2O लिखते हैं अपन, और ये होता है वॉशिंग सोडा। इसके प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से, एक तो लिक्विड अमोनिया, दूसरा ये पार्ट, क्योंकि इनमें सॉल्युबिलिटी भी सभी की इंक्रीज होती है ना टॉप टू बॉटम, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी इनका ज्यादा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो लिक्विड अमोनिया से बनते हैं, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, या फिर सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन से। वॉशिंग सोडा में वी से दैट, अब इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज भी अपन हीटिंग वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं बाय द सॉल्वेज प्रोसेस, है ना। सो इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसके प्रिपरेशन में मैं मतलब इसको हटाता हूँ कि उसके प्रिपरेशन के लिए अपन को थोड़ा जगह चाहिए प्रिपरेशन बताने के लिए। तो एक तो होता है सॉल्वेज प्रोसेस, उसको अपन सोडा अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए एक होता है सॉल्वेज प्रोसेस, प्रिपरेशन है, तो एक होता है सॉल्वेज प्रोसेस। दूसरा लीड ब्लेंड प्रोसेस होता है, वो पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे अगर आएंगे सॉल्वेज प्रोसेस से, इसलिए अपन उसको पहले पढ़ेंगे। इसको अपन सोडा अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं, अमोनिया प्रोसेस। अपन को पता है सोडा क्या होता है। सोडा मतलब वो जो रोड साइड पे सोडा मिलता है ना, अपन को पता है, मतलब सोडा मतलब वाटर और उसमें CO2 होता है, इसको आप सोडा बोलते हैं। अमोनिया और डाल देते हैं सोडा में, लो भाई हो गया सोडा अमोनिया प्रोसेस। क्या करना है अपन को, सोडा के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो व्हाट वी गेट, मिल गया अपन को, क्या बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये बनेगा। ये सोडा है, ये अमोनिया है, तो वो अपन को याद रहेगा हमेशा। अच्छा सर ने बताया तो था कि सोडा मतलब CO2 + H2 और उसमें अमोनिया डालो, सोडा अमोनिया प्रोसेस हो जाता है। इसमें अपन डालेंगे NaCl, एक्वस NaCl, दैट इज कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस NaCl को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, इसको बोला जाता है ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस NaCl ऐड करोगे तो इसमें बनेगा दैट इज Na8CO3 का पीपीटी, और बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा। जब अपन अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे विद NaCl, विल गेट दैट सोडियम कार्बोनेट, दैट इज अ पीपीटी, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl ब्राइन सोल्यूशन से सोडियम बाइकार्बोनेट और ये बनाया, तो इसको अपन कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, तो जब आप किसी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये तो अपन को पहले से पता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा रखा है। ये तो ये जो बना अपने पास, यही तो बना ना, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडा अमोनिया प्रोसेस आपको समझ में। सो ये अपने पास है। अब अपन इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन, जो अपने काम के पॉइंट्स होंगे वो लिख लेते हैं। एक तो लिखते हैं अपन, ठीक है, आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं पॉइंट्स बोल देता हूं। NH2 कहां से आया, मॉइस्चर से। आप इसको सॉलिड भी रखोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, इट इज डेलिसिक्वेंट, इतना ज्यादा होता है, इसलिए उसमें 10H2 आ जाता है, तभी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तेजस लेक्चर काफी पहले शुरू हो गया था बेटा, लेकिन जो पार्ट छूटा है वो मैं मतलब बता दूंगा आपको। मैं भूल गया, मतलब याद नहीं रहा मुझे कि तुम लोगों को भी भेजना है, कर दूंगा।
तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये पॉइंट 1 है, द अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, formed in reaction is treated with lime water, that is called milk of lime or lime water, milk of lime या फिर lime water बोल सकते हो आप, lime water, to get the byproduct, to get CaCl2 as byproduct. इसमें CaCl2 byproduct बनेगा। अब अमोनियम क्लोराइड को अपन क्या करेंगे, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी होता है, अपन को पता है, वो घर में जो व्हाइट वॉश होता है ना, तो व्हाइट वॉश करने के लिए अपन वैसे चूने में पानी डालते हैं, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, वी नो दैट। कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो चूना जो घर में व्हाइट वॉश करने के लिए लगता है, उसको कहते हैं क्विक लाइम। इसको जब अपन पानी में डालते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो अपन इसको कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। जो क्विक लाइम को जब अपन पानी में डालते हैं ना, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, अपन को पता है, जो ड्रम होता है वो भी गर्म हो जाता है, इसको कहते हैं अपन स्लेकिंग ऑफ लाइम। उसको डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर के बाद अपन उसे छोड़ देते हैं, तो उसमें सेडिमेंटेशन होता है, ये वाला कैल्शियम पार्ट हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी रहता है। जो पानी आता है ना, उसी पानी को कहते हैं लाइम वाटर, वाटर ऑफ लाइम। जब अपन इसको रिएक्ट करेंगे इससे, तो विल गेट दैट CaCl2 प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड, CaCl2 प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड, तो उससे अमोनिया लिबरेट होगा, CaCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। दिस CaCl2 फॉर्म इज कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट, इसको कहते हैं। और ये जो अमोनिया होगा, लिबरेट होगा, ये इसको अपन रीयूज करेंगे, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। कभी कभी अपन से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा भी था, तो अपन से पूछ लेंगे भाई बाई प्रोडक्ट बताओ इसमें क्या बनेगा, बताएंगे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो यू गॉट दैट, व्हाट इज क्विक लाइम, व्हाट इज स्लेकिंग ऑफ लाइम, पता चल गया अपन को। सो कैसे अपन वो पानी, लाइम वाटर क्या होता है, दिस इज अ लाइम वाटर, ये बाई प्रोडक्ट है। तो कभी अपन से पूछेंगे कि बाई प्रोडक्ट है क्या होता है, अपन बताएंगे। सेकंड पॉइंट, KHCO3 cannot be prepared by this method, because it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. So अब यहां पर जैसे ये सॉलिड बन रहा था, उसको हीट करके अपन ने Na2CO3 बना लिया, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा वो तो पानी में ही रहेगा, डिसॉल्व रहेगा, तो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, तो हीट कैसे करके डिकम्पोज करूं उसको। सो वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए अपन उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाटर सॉल्युबल क्यों होता है, ये पीपीटी है, ये नहीं है, हाँ तो अपन ने पढ़ा था ना, लिखा तो था बाइकार्बोनेट में, ये लीनियर पॉलीमर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये सिर्फ डाइमर बनाता है, ये सिर्फ डाइमर बनाता है और लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेन बनाता है, दैट फॉर्म्स अ लीनियर चेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सिर्फ डाइमर बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज वाटर सॉल्युबल। वो नहीं है क्योंकि वो पॉलीमर जैसे एग्जिस्ट करेगा, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वी से दैट बाइकार्बोनेट होगा, जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा ना, that cannot be prepared by this method, हम सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं इस मेथड से बस। तो ये सारा पार्ट जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें से ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट ही अपन को इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ सकते इसमें, चाहे वो बाई प्रोडक्ट की बात करो आप, चाहे पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं, और सोडा अमोनिया प्रोसेस में व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इट इज सोडा और वो अमोनिया था, सोडा अमोनिया प्रोसेस में विच विल बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, वो सारी चीजें अपन से पूछते हैं।
सब कुछ वहां पूछा जाएगा। एक दूसरा मेथड होता है ली ब्लैंक मेथड। ली ब्लैंक मेथड इसमें ज्यादा नहीं पूछते अपन से, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। अगर एडवांस वाले स्टूडेंट है तो उनको पता होना चाहिए। अगर मेंस वाला स्टूडेंट होता तो मैं कहता छोड़ दो ली ब्लैंक मेथड को, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, NaCl को डिसॉल्व करेंगे डाइल्यूट H2SO फॉर्म। H2SO4 में डिसॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली बना लेता है ऐसा, क्योंकि पहले पर बाइकार्बोनेट बनाते हैं, उसके बाद Na2SO4 बनाते हैं, बाइसल्फेट बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, तो Na2SO4 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं Na2SO4? तो अपने पास बनेगा Na2SO4 प्लस NaCl था ना अपने पास, तो एक मिनट रुकना है, Na2Cl था तो अपने पास अपन को HCl बनाना चाहिए, और मतलब अपन बता देंगे Na2SO4 प्लस HCl बन जाएगा अपने पास। अब यहां पर अपन क्या कहेंगे, क्योंकि HCl बनेगा ना, वाटर नहीं बनेगा, इट इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अपन इसमें क्या करेंगे, Na2SO4 जो होगा ना, दिख रहा है ना अपन को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। बस यही स्टेप अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो अपने पास Na2SO4 बना है ना, इसी स्टेप को अपन को याद रखना होता है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसको कार्बन के साथ रीड करेंगे। ये आपको ली ब्लैंक प्रोसेस में याद रखना पड़ेगा। तो वैसे तो वो भी याद हो गया इजीली, लेकिन ली ब्लैंक मेथड में कार्बन यूज होता है, ये अपन थोड़ा याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। ब्राइन सोल्यूशन को H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन इज NaCl, उसको H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, और सोडियम सल्फेट को अपन कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट Na2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, Na2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा अपने पास। जो Na2S बनेगा ना, बस ये अपना लास्ट। Na2S को अपन रिएक्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, इसको कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट इज Na2CO3 प्लस कैल्शियम सल्फाइड इज फॉर्म। ये कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म, कैल्शियम सल्फाइड प्लस Na2CO3 बनेगा। ये जो कैल्शियम सल्फाइड और Na2CO3 बनता है ना, विच इज अ प्रेसिपिटेट, इस मिक्सचर को अपन कहते हैं ब्लैक ऐश। लेकिन बस इसमें ये प्रॉब्लम होता है, जैसे यहां पर अपन ने Na2CO3 बनाया ना, तो इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इज मोर देन 95%, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी सिर्फ 45% होता है। ये 45% होता है और ये 55% होता है, इसलिए अपन ली ब्लैंक मेथड को प्रेफर नहीं करते। पूछ सकते हैं लेकिन व्हाट इज ली ब्लैंक मेथड, इसलिए मैंने कहा कि एडवांस वालों को ये भी पता होना चाहिए, मेंस वालों को इसकी जरूरत नहीं है, वो अगर नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, मेंस वालों को। ठीक है ना। अब अपन कहेंगे देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट खुद भी ज्यादा स्टेबल था Na2CO3 से, तो फिर ये रिएक्शन क्यों हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका KSP वैल्यू बहुत कम है इससे, और जिसका KSP वैल्यू कम होगा उसका प्रेसिपिटेशन होने लगता है। KSP वैल्यू ऑफ CaS इज लेस देन Na2CO3, सो उसका प्रेसिपिटेशन तो होना ही होना है अपन पे। और Na2CO3 क्या, अपन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि भाई यहां से यहां क्यों आए, ये भी तो स्टेबल है, तो अपन कहेंगे इसकी KSP वैल्यू और भी कम है इसके कंपैरिजन में, तो जिसका KSP वैल्यू कम होता है प्रेसिपिटेट भी जल्दी होता है। तो ये रिएक्शन होने का रीजन है कि इसका KSP वैल्यू CaCO3 से कम है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज वील से दैट कि कैल्शियम कार्बोनेट भी तो स्टेबल है, उसमें भी तो +2 चार्ज और -2 चार्ज है, इट इज आल्सो अवॉइड PPT, तो वो रिएक्शन क्यों करे सोडियम सल्फाइड के साथ। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का रीजन है कि इसकी KSP वैल्यू कम है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला रिएक्शन जो है वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक आ जाएगा, क्योंकि कम KSP का मतलब है ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए ये ली ब्लैंक मेथड है। बट इट विल बी ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, और मेंस वाले स्टूडेंट के लिए
वो जरूरत नहीं होगा। उनके लिए सोडा अमोनिया प्रोसेस में सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, बाकी सबको भी सोडा अमोनिया प्रोसेस में सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो सोडा अमोनिया प्रोसेस में अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट टेस्ट में, मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज में जैसे एक तो अपने पास गिवन है कि भाई Na2CO3 वाटर सॉल्युबल होता है, वो तो अपन ने देख लिया। Na2CO3 को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबल होगा। यहाँ ये सॉलिड था, ये डिकम्पोज करके अपन ने सॉलिड बनाया, ये लिबरेट हो जाएगा क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर पे डिकम्पोज करेंगे अपन, दोनों ही लिबरेट हो जाएंगे, ये मिलेगा। Na2CO3 डॉट 10H2O अगर है तो इसको मैं हीट करूंगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आई विल गेट Na2CO3 डॉट 1 H2O मिलेगा +9 वाटर होने के बाद। और इसको अगर अपन 100 से अबव करेंगे, मतलब 120 के आसपास हीट करेंगे, तो ये प्योर Na2CO3 बनाएगा, सॉलिड प्लस H2 बन जाएगा। तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड था, ये व्हाइट सॉलिड था, और क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा Na2CO3। हीट करने के बाद उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा। अब अपन को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई देखो Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्यूशन, इट इज वाटर सॉल्युबल, Na2CO3, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है क्योंकि अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे और ऐड करने की जरूरत नहीं है अपन। हाँ, अपन एक बात लिख सकते हैं, वो क्या कि अगर अपन Na2CO3 को H2O और CO2 के साथ हीट करते हैं तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू NaHCO3, इसमें कन्वर्ट जरूर हो जाएगा ये। अगर Na2CO3 को हाई प्रेशर पे CO2 और वाटर में हीट करते हैं तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है ना। अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए तो वाटर ऐड किया तो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, और उसमें हाई प्रेशर पे अगर CO2 के साथ हीट किया जाए तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू NaHCO इन अ क्लोज्ड वेसल, वो बन सकता है। तो ये पार्ट था अपना सॉल्वे प्रोसेस, सोडा अमोनिया प्रोसेस एंड लीबलिंग प्रोसेस, और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड Na2CO3 के बारे में इंफॉर्मेशन था जो आपको चाहिए, राइट। अब अपन दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे। अब अपन दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, preparation of sodium hydroxide. So we'll read that next compound, that is preparation of sodium hydroxide of NaOH by electrolysis of brine solution, by electrolysis of brine solution with the Kastner-Kellner process. Kellner process, इसको अपन कहते हैं Kastner-Kellner process। चलो देखते हैं व्हाट इज Kastner-Kellner process। With Kastner-Kellner process, so अभी अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ऑफ NaC। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो विल रीड दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे होता है अपन को पता है। एक एनोड ले लोगे आप, एक कैथोड लोगे आप, और एनोड कैथोड तो मैं इसके बेसिस पे बताऊंगा कि भाई यहाँ पर नेगेटिव एंड है तो ये कैथोड है, और वो पॉजिटिव एंड है तो ये एनोड है, ये सेल है। अभी ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है Na पॉजिटिव, Cl माइनस एंड H2, राइट। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लेना होता है अपन को, एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है, लेकिन कैथोड जो होता है वो अमलगम से बना होता है। अमलगम मतलब मरकरी से बना होता है, मरकरी कैथोड लेना होता है, वो कंपल्सरी। अगर आप मरकरी कैथोड लोगे तो सोडियम का रिएक्शन होगा, अगर मरकरी के अलावा ग्रेफाइट कैथोड ले लोगे या प्लेटिनम कैथोड लोगे तो वाटर का रिएक्शन होगा, दैट हैपेंस।
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो होता है सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रिएक्टिविटी सीरीज में वो काफी कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए हमें दोनों के सोडियम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता भैया, ये तो देगा ही इलेक्ट्रॉन, बस इन दोनों में से आप डिसाइड कर लो कौन इलेक्ट्रॉन लेता है पहले। तो कोई भी मेटल हो अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन है और अमलगम इलेक्ट्रोड लगा लो तो वो मेटल अमलगम बनाएगा ही बनाएगा। सारे मेटल्स अमलगम बनाते हैं, सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अमलगम बनाते हैं, 2-3 मेटल को छोड़ के। अभी जरूरत नहीं है अपन को जानना, क्योंकि अभी तो अपन फोकस करते हैं इसी पर वरना 3 ही मेटल हैं जो नहीं बनाते, बाकी सभी अमलगम बना सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, तो हमें तो पता है भाई ये नेगेटिव एंड है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और इससे आपको वापस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे कैथोड रिएक्शन क्या होगा भाई, तो कहेंगे कैथोड पे सोडियम जो है आयन वो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, लेकिन अपन उसे कहेंगे सोडियम अमलगम बनाएगा मरकरी के साथ, दैट इज एलॉय। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई एनोड पे तो सीएल का रिएक्शन होगा, सीएल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और सीएल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीएल गैस, तो नॉन मेटल। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, अपन कहेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन में सोडियम आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन था और Cl माइनस आयन का भी एक्वस सॉल्यूशन था, इसमें Cl2 तो लिबरेट हो गया गैस के फॉर्म में, राइट, और सोडियम जो है वो अमलगम के फॉर्म में इस पे डिपॉजिट हो गया, तो सोडियम इस पे डिपॉजिट हो गया, ये सोडियम डिपॉजिट, हम इसको बाहर निकालेंगे और सोडियम अमलगम को पानी में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, इन वाटर, इसको हीट करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें NaOH बनेगा, H2 लिबरेट करेगा और मरकरी सॉल्यूशन में रहेगा, तो अपन क्या करेंगे NaOH वाटर ऐसे बना देगा तो ये इवेपोरेट हो जाएगा हीटिंग से, और मरकरी पहले से ही लिक्विड था रूम टेम्परेचर पे, अगर हीट करेंगे तो इजीली, क्योंकि उसका जो वेपराइजेशन पॉइंट मतलब उसका जो राइट ना बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज अराउंड 650, तो वो इजीली इवेपोरेट किया जाएगा, अपन को क्या मिलेगा NaOH मिल जाएगा। This is how we can write the process. ये NaOH मिल जाएगा, this is Kastner-Kellner process. अब अगर अपन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसमें क्या होगा वो अभी नहीं बता रहा, अभी इसी पे फोकस करो आप, क्योंकि ये मेथड अपन को ज्यादा जरूरी है, Kastner-Kellner प्रोसेस, जिससे अपन पूछेंगे कि कैसे। नो डाउट मर्करी इज पॉइजनस इन नेचर इवन दो वी यूज बिकॉज सोडियम विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दैट, मर्करी इज पॉइजनस इन नेचर, नो डाउट मर्करी तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, बट इवन दो वी यूज इन द सेल, ये मतलब प्रिपरेशन ऑफ NaOH है बाय द Kastner-Kellner प्रोसेस, ठीक है। सोडियम अमलगम को ऐसे अपन रिएक्ट कर लेंगे, तो अपन रिएक्शन लिख के अब दूसरा लिख लेते हैं अपन, दैट इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं अपन, तो इस टाइप से अपन NaOH प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट दैट नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो अपन को पता है इट इज अ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, पर इसको टेबल सॉल्ट नमक ना, अपन उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। अब सोडियम क्लोराइड का अगर प्रिपरेशन अपन को लिखना है, इसको कॉमन सॉल्ट के टेबल सॉल्ट कुछ भी बोल सकते हैं, पर वो अपन को पता है, इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपन को सबको पता है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सी वाटर, सबसे अच्छा सोर्स होता है इसका सी वाटर। अभी अगर अपन चेक करेंगे सी वाटर में
तो अगर मान लो सी वाटर को 100 ml ले लें अपन, अगर सी वाटर को 100 ml ले लें अपन, तो उसमें से 2.8 ग्राम NaCl होता है। तभी तो नमक इतना ज्यादा, मतलब अपन को पता है कि भाई, है ना, मतलब सी वाटर इतना नमकीन कैसे होता है। तो अपन कहेंगे सोडियम क्लोराइड जो है ना, कैसे प्रिपेयर करेंगे, इट्स मेन सोर्स इज, तो इसको मैं डिक्टेट कर देता हूं, ऐसे बोल देता हूं, उसको लिखने की जरूरत क्या है ये सब, तो मैं लिख बोलता हूं, आप लिखो। इट्स मेन सोर्स इज, main source is by the evaporation of seawater. The main source is by evaporation of seawater. Impure NaCl obtained from seawater contain, impure NaCl obtained from seawater contain, impure NaCl obtained from seawater contain CaSO4, MgCl2, CaCl, contain calcium sulfate, magnesium chloride, calcium chloride, ये होता है उनमें as impurities, as impurities. So the salt is deliquescent. अपन को पता है व्हाट इज deliquescent, वाटर एब्जॉर्ब करना, ये करता है ना सब, वाटर एब्जॉर्ब करता है ना ये, इनकी वजह से NaCl नहीं करता, लिथियम करता है, इन दोनों की वजह से वो deliquescent होता है, मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है ना नमक। आपने कभी देखा होगा नमक अगर रख देते हैं अपन, तो वो ना थोड़ा मतलब मॉइस्चर जैसे हो जाता है उसके ऊपर सरफेस पे, द रीजन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज, राइट, एंड इट इज deliquescent. Pure NaCl is obtained by, pure NaCl is obtained by pure NaCl is obtained by passing the dry HCl gas, by passing the dry HCl gas in seawater, in saturated solution of NaCl, in the saturated solution of NaCl. अब सी वाटर भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि सी वाटर तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो ही तो होता ही है, उसमें 2.8% बाय मास होता है, पर यहाँ पर लिखा नहीं है। है ना, तो देखो अब अपन को एक बात पता है ना, प्योर NaCl is obtained by passing dry HCl gas through the sea water which containing these. So NaCl gets precipitated, NaCl gets precipitated, NaCl gets precipitated NaCl gets precipitated due to Common effect. NaCl gets precipitated due to Common effect. Due to Common effect. तो ये NaCl टाइप तो आपने कभी क्वेश्चन मतलब सॉल्वेंटी प्रोडक्ट में पढ़ा है नहीं। हाँ, तो अपन ने उन्हीं कंपाउंड को पढ़ते हैं ना जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ये तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए अपन ने सॉल्वेंटी प्रोडक्ट में नहीं पढ़ा। लेकिन किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंटी प्रोडक्ट तो हो गई, क्योंकि उसके बाद डिसॉल्व नहीं होता ना, सैचुरेटेड सैचुरेशन के बाद वो सॉल्ट डिसॉल्व थोड़ी होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। KSP of NaCl is 37, ये बहुत ज्यादा है ना, KSP of NaCl is 37।
Pure NaCl is obtained by passing the dry HCl gas through the solution of saturated solution of NaCl due to the common N effect. और वो मैंने आपको दिखाया कि कॉमन इन इफेक्ट कैसे होगा, राइट। अब जनरली अपन क्या करेंगे भाई, ये तो अपना NaCl का प्रिपरेशन है, क्योंकि यही एक मेथड होता है जिससे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्योंकि NaCl का प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन NaCl को रिएक्ट करवाएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो इट विल फॉर्म MnSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Cl2 गैस इज लिबरेटेड। ये Cl2 का प्रिपरेशन भी में भी काम होता है, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ Cl2, और ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। NaCl MnO2 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा टू गिव दैट, और ये इसका प्रॉपर्टी भी हो गया, और Cl2 का प्रिपरेशन भी हो गया। एक मेथड हाउ टू प्रिपेयर Cl2, वो NaCl से प्रिपेयर करते हैं Cl2। तो अपने सारा कुछ बैलेंस है ना इसमें? नहीं, अब NaCl बैलेंस नहीं है, तो अपन Na2SO4 लिखो ना। ये वाटर को बैलेंस करने के लिए ट्वाइस तो किया, लेकिन इधर ट्वाइस नहीं किया। ये अपने पास रिएक्शन होता है, वो Cl2 का प्रिपरेशन भी होता है। यही एक प्रॉपर्टी अपन को याद रखनी चाहिए, बाकी अपन को कोई ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, that is baking soda, बेकिंग सोडा। अब इसके प्रिपरेशन के लिए अगर अपन कहेंगे तो भाई Na2CO3 को अभी मैंने कहा था एक को सोल्यूशन बनाओ और इसमें CO2 पास करो हाई प्रेशर पे, व्हाट वी गेट NaHCO3 बन जाएगा। दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में बताया तो था आपने Na2CO3 के प्रॉपर्टी, वही मेथड इसके प्रिपरेशन का मेथड है। सो मेड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें हाई प्रेशर पे CO2 डिसॉल्व करवाते हैं, तो विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ NaHCO3, ये बन जाएगा। हाई प्रेशर ऑफ CO2 लेंगे तो, और जो बेकिंग सोडा होता है वो NaHCO3 अपन बोलते हैं, लेकिन उसमें NaHCO3 भी होता है, उसमें अपन स्टार्च भी मिक्स करते हैं, और उसमें सोडियम पोटेशियम दैट इज सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट भी लिखते हैं, हाइड्रोजन टार्टरेट। ये भी उसमें अपन मिक्स करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट, वो भी अपन, या पोटेशियम, दोनों में से कोई भी ले लो, सोडियम और पोटेशियम, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। सॉल्ट लेना होता है, सोडियम और हाइड्रोजन पोटेशियम टार्टरेट। अब वो टार्टरेट तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सर 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 आपका वीडियो स्टॉप हो गया है।
क्या बात है, कोई उनको कोई तो बदवाई दे रहा है यार, उनको इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। चलो प्रिपरेशन तो कर लिया अपन ने। अपन को मेटल, अब इनके यूजेस और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और पढ़नी है ना, इनके यूजेस और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। मैं आपको बोल भी सकता हूँ कि आप एनसीईआरटी से यूजेस वगैरह लिख लें। मैं कुछ रिएक्शन बता देता हूँ, और वो रिएक्शन के अलावा अपन को ज्यादा कुछ ऐसे नहीं पढ़ना, कुछ रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो रिएक्शन आप कर लेना। अच्छा तुम लोग को पीटीएम है, तो मैं बस 2 मिनट दे दो तुम मुझे, बस 6 बजे पीटीएम है ना, 2 मिनट लगेंगे मुझे, 1 मिनट है लेकिन अपने पास। चलो अभी तो तुम्हारे पास में से सॉल्व करने के लिए है काफी कुछ, तो मैं रिएक्शन भी चलो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, अभी रोक लेते हैं क्लास में, है ना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। कल का तुम्हारा क्लास कितने बजे पहले है क्या? अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं अपन, है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो।